किंगडम प्रोटिस्टा में जो फोर्थ टॉपिक आता है वो है स्लाइम मोल्ड, जिनको डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कहते हैं। इसकी बात हमने पहले की थी कि स्टार्टिंग के जो 3 हमने बात की थी वो थे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, उसके बाद में आया था डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। तो डिकम्पोजर प्रोटिस्ट ही आ रहे हैं, कौन से हैं? स्लाइम मोल्ड। अब डिकम्पोजर प्रोटिस्ट का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर सकता है? डिकम्पोज कर सकता है, उसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? डिकम्पोज करने की प्रॉपर्टी जो है वो मेनली फंजाई की होती हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टन फंजाई भी कहते हैं। जैसे प्रोटिस्टन एल्गी आया था पहले हमारा, ऐसे ही प्रोटिस्टन फंजाई इनको बोलते हैं। अभी जो प्रोटिस्टन फंजाई है इसमें भी बात करें तो देखिए, फंजाई के जैसे क्या है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। दूसरी बात क्या है कि रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में, जैसे मेनली स्पोर फॉर्मेशन से होता है, तो यहाँ पर भी किसके थ्रू? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ये रिप्रोडक्शन अपना कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि भाई ये आधे कैरेक्टर्स इनके प्रोटिस्टा के जैसे हैं। ठीक है, इसलिए इनको प्रोटिस्टन फंजाई भी कहते हैं। यानी कि स्लाइम मोल्ड्स क्या है? एक तरह के फंजाई के फीचर्स रखते हैं। देखो, मोल्ड्स का मतलब क्या होता है? मोल्ड्स भी एक टाइप के क्या होते हैं? फंजाई ही होते हैं, मल्टी सेलुलर फंजाई। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स को क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टन फंजाई भी कहते हैं। यहाँ पर मोस्टली जो पॉइंट हैं वो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी के पॉइंट हैं और कुछ अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे नोट किए गए हैं। अब मेन बात यह है कि आपको एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को समझना है। ठीक है, तो मेरी बात पे ध्यान दें और एक एक पॉइंट को देखते चलते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक, फाउंड ऑन डिकेइंग ट्विग, लीव्स, बार्क एक्सेट्रा। तो स्लाइम मोल्ड्स कैसे हैं? सैप्रोफिटिक हैं। सैप्रोफिटिक आया, देखो डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, उनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक कहलाता है। यानी कि जो सड़ी गली चीज़ों पे क्या करते हैं? उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट बोलते हैं। तो इनका न्यूट्रिशन कैसा है? सैप्रोफिटिक है। और कहाँ पर मिलते हैं? डिकेइंग ट्विग। भाई जैसे अगर बोलते हैं कि कोई लकड़ी है, टहनी टूटी हुई है पेड़ की, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्विग बोलते हैं। नॉर्मली ब्रांच होगी ट्री की, कोई पेड़ की ब्रांच, तो उसके ऊपर ग्रो करते हुए दिखाई दे जाए। जनरली आप जैसे कभी बागीचे में जाएं या फिर बरसात के टाइम पर रेनी सीजन में कभी जंगल की तरफ जाएं, खेत में जाएं, तो लकड़ी के ऊपर आपको कुछ फंगस की तरह कुछ दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वो फंगस नहीं होते। ठीक है, वो क्या है? एक्चुअल में वो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, कभी ना कभी आपने ऐसा देखा होगा कुछ। तो क्या करते हैं? ट्विग के ऊपर क्या करते हैं? ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लीव्स के ऊपर बार्क, छाल वगैरह जो होती है उस पर ग्रो कर लेते हैं। देखिए मोस्टली क्या है, क्योंकि ये जो है शेडी प्लेस, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट ना आए, जो लाइट है वो डायरेक्ट ना पड़े, मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर हो, नमी हो, सनलाइट डायरेक्ट ना आए, उस तरह के एरिया में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, मोस्टली लैंड पर पाए जाते हैं। ठीक है, मॉइस्ट हैबिटेट होनी चाहिए, थोड़ी नमी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये ग्रो करते चले जाते हैं, जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं, वैसे वैसे क्या करते हैं? जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल इनके रास्ते में आता है, बीच में आता है, उनको क्या ये एनगल्फ करते चले जाते हैं, उसको कंज्यूम करते चले जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उसको ऑब्जॉर्ब करते चले जाते हैं, उनको ख़त्म करते जाते हैं, एक तरह से ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वही वाली बात है, जैसे आपने फर्श पे पानी डाला और पानी बहता हुआ कैसे आगे जा रहा है, उसके बीच में कोई भी मटेरियल, कोई भी सामान अगर बीच में आ रहा है तो उसको गीला करते हुए आगे निकलता चला जाता है, बहता चला जाता है। इसी तरीके से ये भी क्या करते हैं? जब ग्रो करते हुए जाते हैं, इस तरीके से आगे ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है, ग्रो करते हुए जा रहे हैं आगे, तो क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर बीच में आएगा उसको ये डिकम्पोज करेंगे और उसको खाते चले जाते हैं। तो क्या होगा कि लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं? एंगल्फ, खाना शुरू कर देते हैं। वही जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मकड़ी के जाला जिस तरीके से बढ़ता चला जाता है आगे, इस तरीके से ये भी क्या है? बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक इमेज में आपने देखा था अभी। अब बात ये आती है कि जब सूटेबल कंडीशन होती हैं, यानी कि कंडीशन
फेवरेबल होती हैं, पानी सही है, टेम्परेचर ठीक है, फूड इनके पास अच्छा खासा मिल रहा है, कोई पीएच की एसिड बेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंडीशन जब सूटेबल है तो ये क्या करते हैं, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। भाई जब कंडीशन सूटेबल है, फूड पानी सब इनके पास अच्छे से है, तो क्या करेंगे, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और ग्रो करते हुए क्या करते हैं भाई, जब बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे तो करते करते गुच्छा सा बन जाता है, पूरा पूरा एक एग्रीगेशन बन जाता है, मास बन जाता है, पूरा एग्रीगेशन बन जाता है, गुच्छा एक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये कुछ फीट तक, जैसे मान ली लकड़ी के ऊपर है, एक लकड़ी टूटी हुई पड़ी हुई है मान ली जंगल में, तो क्या करता है वहाँ पे मॉइस्चर है, तो ये ग्रो करते 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 पूरा काफ़ी आगे तक, बहुत ही मतलब कई फीट तक भी ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये पूरा पूरा जो मास, पूरा पूरा जो एरिया इनका ये कवर कर लेते हैं, ये पूरा पूरा एक नेट की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं पूरा पूरा। तो है तो वो स्लाइम मोल्ड ही, ठीक है। तो वो क्या करता है, पूरा पूरा ग्रो मूवमेंट करता करता उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता करता चारों तरफ फैलने लगता है और कई फीट तक फैल जाता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। अब देखिए ये प्लाज्मोडियम, वो जो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम था उससे अलग है। वो प्लाज्मोडियम क्या था, मलेरियल पैरासाइट था जो मलेरिया कोज करता था। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक तरह से ये पूरा का पूरा जैसे लकड़ी के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो ये किस तरीके से मूव कर रहा है भाई, आगे आगे जाता जा रहा है, जैसे आगे जा रहा है तो किस तरह से मूव कर रहा है। अगर एक अर्थवॉर्म होता है तो बोलते हैं अर्थवॉर्म क्या करता है, अपनी क्रिपिंग मूवमेंट जैसी भी है उसकी क्या करता है, इस तरीके से क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो ये कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, क्या इनकी बाउंड्री नहीं है, क्या इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनके पास में क्या है, सेल वॉल नहीं होती। तो ये क्या है, सेल वॉल से कवर्ड नहीं है। नॉर्मल भाई सेल होती है, सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल होती है, तो इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। जैसे यूग्लेनॉइड्स पढ़े थे, यूग्लेनॉइड्स में भी सेल वॉल नहीं थी, वहां पर प्रोटीन की बनी पेलिकल थी। यहां पर क्या है, यहां पर भी सेल वॉल नहीं है, ठीक है। जब सेल वॉल नहीं है यहाँ पर, तो जो नॉर्मल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या करेगा, जैसे जैसे अमीबा है, अमीबा क्या करता था, स्यूडोपोडिया, अपनी स्यूडोपोडिया बना के इस तरीके से क्या करता है, स्यूडोपोडिया बना के मूवमेंट करता है। कोई परमानेंट इसकी शेप नहीं होती, या उसकी इरेगुलर शेप होती है अमीबा की, ऐसे ही इनकी भी कोई परमानेंट शेप नहीं होती। जैसे पानी को बोलते हैं तो पानी की शेप क्या, तो क्या बोलते हैं, जिस बर्तन में डाला उसके जैसी। तो ऐसे ही क्या है कि ये जो स्लाइम मोल्ड है ऐसे कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं है, अमीबॉइड होते हैं। और क्या करते हैं, सूडोपोडिया, जो सूडोपोडिया होती है, फॉल्स फिट होते हैं, उनकी तरह थ्रू क्या करते हैं, उनके द्वारा जो है ये मूवमेंट करते करते आगे तक पूरा पूरा कवर कर लेते हैं। तो किसकी तरफ, प्लाज्मोडियम कैसे ग्रो करते हैं भाई, स्यूडोपोडिया के, जो स्यूडोपोडिया होती हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं आगे को, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल से कवर नहीं होती बॉडी, तो क्या रहता है कि इनके ऊपर, जैसे यूग्लेनोइड्स की बात की थी, सेल वॉल नहीं थी वहाँ पर थी पेलिकल, प्रोटीन की बनी कवरिंग। तो यहाँ पर क्या होती है, सेल वॉल नहीं है, बल्कि इनके ऊपर एक स्लाइमी मास होता है। स्लाइमी मास का मतलब क्या होता है भाई, जैसे बोल सकते हैं कि कोई लुब्रिकेटेड एक चीज़ है जिससे कवर रहती है बॉडी, चिकनी टाइप की। कोई आपने जानवर देखा हो या कोई प्लांट देखा हो, हाथ लगाते ही क्या होता है, थोड़ा गीला गीला सा लगता है, थोड़ा चिपचिपा सा लगता है। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ चिपचिपा फ्लूइड इनके ऊपर रहता है, ठीक है, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसा रहता है। तो वो थोड़ा हाथ लगाए तो थोड़ा चिपचिपा महसूस देता है, थोड़ा लुब्रिकेटेड सा, गीला सा महसूस देता है। तो क्या है, स्लाइमी मास इनके ऊपर होता है। और ये स्लाइमी मास कब मिलता है, इनके वेजिटेटिव फेज में मिलता है। अब ये वेजिटेटिव फेज क्या है, अब देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो उसकी लाइफ में हम बोलते हैं जनरली 3 फेज, एक होता है उसका वेजिटेटिव, एक रिप्रोडक्टिव और एक सेनेसेंट यानी कि डेथ फेज, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि एक बच्चा है, एक बच्चे ने जन्म लिया है, ठीक है। अब जब तक वो रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं हो जाएगा, जब तक वो बड़ा होके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, जन्म से लेके और जब तक रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इतने बीच का जो फेस है, पीरियड है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेस, ठीक है, प्लांट्स में बोलते हैं। और अगर एनिमल की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो वहाँ पर उसको जुवेनिल फेस बोलते हैं। खैर आप याद रखें कि वेजिटेटिव फेस क्या है, बर्थ से लेके जब तक रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं हो जाता वो उसका वेजिटेटिव फेस है, ठीक है। जब वो रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाता है तब कहाँ आ जाएगा, वो रिप्रोडक्टिव फेस में आ जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में भी क्या होगा कि जब तक एक बीज से जब एक प्लांट निकलता है और जब तक उसके ऊपर फूल यानी कि फ्लावर नहीं आते तब तक वो जो है वेजिटेटिव फेस के अंदर है। और जब उस प्लांट के ऊपर फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं तो यानी कि अब वो प्लांट किस में आ गया, रिप्रोडक्टिव फेस के अंदर आ जाता है। ठीक है। और जब आखिरी का जब भाई मरने लायक हो जाता है, जब कुछ नहीं आता तो डेथ फेस आ ही जाएगा। तो कहने की बात यह है कि वेजिटेटिव फेस क्या है कि जब तक उसमें फ्लावर नहीं आते। और देखिए वेजिटेटिव एक चीज आता है, वेजिटेटिव फेस है, एक होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स। अब जैसे रूट, स्टेम, लीव्स ये वेजिटेटिव पार्ट है उसके, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर। इसलिए क्या है, फ्लावर आते क्या बोल दिया, रिप्रोडक्टिव फेस आ गया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिप्रोडक्टिव फेस आया, फ्लावर आए तो रूट, स्टेम, लीव जो है वो खत्म हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, यानी कि वो भी रहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेस कब मानते हैं, जब फ्लावर आता है, और फ्लावर आते हैं तो साथ में जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो भी रहते हैं। लेकिन फेस कौन सा माना जाता है, रिप्रोडक्टिव फेस माना जाता है। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं कि जब ऑर्गेनिज्म, स्लाइम मोल्ड जो होते हैं, जब वेजिटेटिव फेस यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लायक उस टाइम पे एबिलिटी नहीं होती उनके अंदर, जब वेजिटेटिव फेस में होते हैं तब इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्लाइमी मास होता है। ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इनको स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। तो स्लाइम मोल्ड नाम कहाँ से आया है, ये आया है कि वेजिटेटिव फेस में इनके लाइफ साइकिल का जो वेजिटेटिव फेस है उसमें इनकी बॉडी पे एक चिपचिपा टाइप का एक मटेरियल पाया जाता है, स्लाइमी मास पाया जाता है, जिसकी वजह से इनको स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो स्लाइमी मास है क्या आगे तक रहता है। ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये तो फेवरेबल कंडीशन थी, फेवरेबल कंडीशन में क्या था, बहुत तेजी से ग्रो करता है। ठीक है। लेकिन बात ये आती, ग्रो करते करते कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम भी आता है कि जब इनको लगता है कि भाई अब हमारे पास फूड नहीं है प्रॉपर, टेम्परेचर भी हमारे अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो यानी कि अब दिक्कत है, अब हम मरने वाले हैं, ख़त्म हो जाएंगे। तो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने वंश को बचाएंगे, अपने वंश को बचाने की कोशिश करेंगे। और वंश को बचाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। भाई ह्यूमन भी क्या करते हैं, एक रिप्रोडक्टिव फेस में आने के बाद में वंश बचाने के लिए अपना क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। सभी को ही करता है ऑर्गेनिज्म। तो ये भी क्या करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम यानी कि पूरा का पूरा जब वो एक गुच्छा सा बन गया था, पूरा पूरा ग्रो कर रहा था, तो उस पर क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी ये बन जाती है। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए प्लाज्मोडियम इस तरीके से ये ग्रो कर रहे थे, तो इस पर क्या करते हैं, इस पर इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी इस तरीके से ऐसे ये ब्रांचें इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी ऐसे ऐसे बनने लगती है। ठीक है। वही वाली बात है जैसे प्लांट में बोलते हैं कि फ्रूट्स आते हैं। ठीक है। फ्रूट में क्या निकलते हैं, बीज निकलते हैं, सीड आ जाते हैं। तो सीड से क्या होते हैं, नया प्लांट होता है। तो फ्रूटिंग बॉडीज आ जाती हैं ऐसे, विच बियर्स स्पोर्स एट देयर टिप। तो ये जो जैसे प्लाज्मोडियम मान लीजिए नीचे का एरिया है ऐसे, अब इस पे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इस तरीके से क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे ब्रांचेस निकल जाती हैं। ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। इनमें क्या है, इनमें भरा रहता है स्पोर्स। क्या भरे रहते हैं, स्पोर्स भरे रहते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। ठीक है। सिंगल होगा तो स्पोरेंजियम। तो टिप्स कौन सी हो गई आपकी, ये स्पोरेंजिया। तो इन टिप्स में क्या भरे हुए हैं, स्पोर्स भरे हुए हैं। यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन की यहाँ बात हो रही है। इसका मतलब अब स्लाइम मोल्ड कौन से फेस में आ गया, रिप्रोडक्टिव फेस में आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे का प्लाज्मोडियम खत्म हो गया, उसका वेजिटेटिव फेस खत्म हो गया, मतलब फेस तो खत्म हो गया, लेकिन जो उसका वेजिटेटिव ऑर्गन है वो जरूर है उसके पास। इसका मतलब ये है। ठीक है। तो क्या करें, स्पोर एट देयर टिप, इनकी टिप पे क्या है, स्पोर्स आ जाते हैं। ठीक है। अब ये जब ये जो स्पोरेंजिया है ये क्या करते हैं, देखो यहाँ से ये फट जाती है, स्पोरेंजिया फट जाएगी, फटने से ये स्पोर आ जाएंगे बाहर। और बाहर आके जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी, पानी वगैरह सही होगा, तो मतलब मॉइस्चर होगा, तो ये क्या करेंगे, ये दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्पोर्स बाहर आते हैं, ये जो स्पोर्स हैं, इन स्पोर्स पे क्या होते हैं, ट्रू वॉल। अब देखिए पहले तो क्या बोला था कि वॉल नहीं पाई जाती, इनमें क्या होता है कि वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन कहाँ पर, किस टाइम पर, वेजिटेटिव फेस पर। जब वेजिटेटिव फेस होता है
तब सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल नहीं पाई जाती। लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब स्पोर्स बनते हैं तब इनके अंदर क्या हो जाती है, सेल वॉल आ जाती है, ट्रू सेल वॉल आ जाती है, वो भी सेलुलोज की बनी हुई। किसकी बनी हुई? सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल यहां पर आ जाती है। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं जिन पे सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, इसकी वजह से ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट मतलब क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन अगर है भी तो ये पड़े रहेंगे, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला इनका। ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंट है ये, जो अनफेवरेबल कंडीशन है उनको क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, सहन सकते हैं उनको। ठीक है, और रेसिस्टेंट है, और क्या होता है कि एयर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इधर उधर स्प्रेड हो सकते हैं, फैल सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं, डिस्पर्सल हो सकता है इनका। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वेजिटेटिव फेज था वहां पर सेल वॉल नहीं थी। ठीक है, और जब रिप्रोडक्टिव फेज आया यानी कि स्पोर्स बने तब इनमें सेल वॉल आ गई। तो लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज दे आर अमीबॉइड एंड नॉन सेलुलोजिक। अमीबॉइड मतलब क्या था कि भाई सेलुलोज की सेल वॉल नहीं है, और क्या करते, प्लाज्मोडियम बनता है जो कि स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, मूवमेंट करता है, प्रॉपर एक फिक्स शेप नहीं है। जिसकी फिक्स शेप नहीं होती उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, अमीबॉइड। तो अमीबॉइड थे, सेल वॉल नहीं थी। ठीक है, बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्टिव फेज कब आया, जब उसमें स्पोर्स बनने शुरू हुए। तो रिप्रोडक्टिव फेज दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, दे हैव मतलब कौन, स्पोर्स, जो स्पोर्स हैं स्पोर्स में क्या आ जाती है, सेलुलोजिक सेल वॉल आ जाती है। मान लीजिए रिप्रोडक्टिव फेज आया, इन्होंने क्या की, फ्रूटिंग बॉडी बनाई, नीचे से क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, ये सब खत्म हो गया, लेकिन स्पोर्स क्या है, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट हैं, ये तो अनफेवरेबल कंडीशन की इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये जो है लंबे टाइम तक रहते हैं। तो उस टाइम पर क्या है, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर क्या है, सेलुलोजिक सेल वॉल है। तो ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव जो वेजिटेटिव फेज है सेल वॉल नहीं है, रिप्रोडक्टिव फेज में सेल वॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेजिटेटिव फेज है, वेजिटेटिव फेज में यहाँ से अमीबॉइड और नॉन सेलुलोजिक, इसका मतलब ये फीचर जो है इनका, ये एनिमल की तरह है, क्योंकि एनिमल में भी क्या नहीं मिलती, एनिमल्स में भी सेल वॉल नहीं मिलती। और ये जो सेलुलोजिक सेल वॉल जो स्पोर्स में आ जाती है, ये फीचर कैसा है इनका, प्लांट जैसा है। ये नहीं कि हम यहाँ से एक बात पता लगी कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह, दोनों के फीचर्स रखते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, और पहले क्या था कि इनको कहाँ पे रखा गया था, पहले फंजाई के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में कहाँ रखा गया है, अभी इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक है, बाकी वैसे तो बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे रखा गया था, लेकिन सीधी सी बात है कि अभी कहाँ है, ये किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है, और इनको प्रोटिस्टन फंजाई कहते हैं। दूसरी बात, लास्ट पॉइंट की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है इनका वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, जो सेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये गैमीट बनाएंगे, गैमीट बना के फ्यूजन होता है उसके थ्रू हो जाएगा। और जो एसेक्सुअल है वो किसके थ्रू करते हैं, स्पोर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, स्पोर्स के थ्रू। और स्पोर्स कैसे बनते हैं, अभी बताया था कि फ्रूटिंग बॉडी ऐसे बनती है, इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरेंजिया में क्या भरे रहते हैं, स्पोर्स भरे रहते हैं। जब स्पोरेंजिया ब्रस्ट होगी तो स्पोर्स क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, एयर के साथ में फैल जाते हैं, और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, फूड मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, तब ये क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे और नया प्लाज्मोडियम बनाएंगे, ग्रो करेंगे। इसमें जो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे फाइसेरियम, तो ये इसका कॉमन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात की फाइसेरियम। ठीक है, तो ये क्या है, मोल्ड। तो यहाँ पे खत्म होते हैं आपके स्लाइम मोल्ड्स, तो यहाँ पर खत्म होता है ये स्लाइम मोल्ड। अब आगे बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो लास्ट जो कैटेगरी आती है वो है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का मतलब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जो एनिमल की तरह होते हैं। और एनिमल की मेन प्रॉपर्टी क्या है, मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, लोकोमोशन करना।
तो ये प्रॉपर्टी इनके अंदर पाई जाती है। तो एनिमल के जैसे हैं, तो एनिमल के जैसे हैं तो एक तो मूवमेंट कर सकते, दूसरी वो सेल वॉल नहीं पाई जाएगी किसी भी कैटेगरी इसके अंदर आने वाले किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स होते हैं। तो दे मे बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड ऑल आर हीटेरोट्रोप्स, यानी कि वो एक्वेटिक है, पानी में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, कुछ मैरीन वाटर समुद्री पानी में मिलते हैं। ठीक, हम कैसे होते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है, जो लैंड पे मिलते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं लैंड पे, कुछ होते हैं एक्वेटिक, और जितने भी हैं ये सभी के सब हीटेरोट्रोप्स हैं, यानी कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते। एनिमल भी क्या करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, हीटेरोट्रोप्स होते हैं। तो ये भी हीटेरोट्रोप्स है, इसलिए कैसे हैं, एनिमल लाइक हैं। क्यों हैं, क्योंकि हीटेरोट्रोप्स हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं प्रोटोजोन्स में, तो टोटल इसमें 4 कैटेगरीज आती है, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इनको, जो प्रोटोजोन्स हैं। पहला आता है अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरे आते हैं फ्लैजिलेटेड, तीसरे सीलिएटेड और फोर्थ आते हैं स्पोरोजोन्स। अभी पहले बात कर रहे हैं इन 2 की, स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से पहले 2 की बात कर रहे हैं और उसके बाद में इन 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स तो देखिए, ये जो पॉइंट है आपके लिखने के लिए या फिर आप इनको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, बाकी मेन बात रखनी है आपको, समझने पे फोकस रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते, देखो अमीबॉइड प्रोटोजोन देखते हैं पहले। तो लिव इन फ्रेश या फिर शी वाटर और मॉइस्ट सोयल, यानी कि फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। कुछ जो है अमीबॉइड प्रोटोजोन समुद्री पानी में मिल सकते हैं, यानी कि मैरीन वाटर में, और जो है मॉइस्ट सोयल यानी कि जो गीली मिट्टी होती है, मॉइस्चर वाली जो मिट्टी होती है वहाँ पर भी मिल जाते हैं। इनकी जो शेप होती है बॉडी की वो रेगुलर नहीं होती, मतलब कि एक फिक्स शेप नहीं होती, इनकी जो है इर्रेगुलर शेप है। अब आप अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा इसी के अंदर आता है। तो अमीबा में क्या होता है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो इसकी कोई फिक्स जो है वो कोई शेप नहीं है। अंदर साइटोप्लाज्म है इसमें, जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड आने पर फूड वैक्यूल बन जाते हैं। तो जिस तरह से ये क्या करता है, ये मूवमेंट करता रहता है अपनी, ये मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, अगर बोलते हैं कि भाई पानी है तो पानी की शेप कैसी है, तो जैसा बर्तन है वैसी शेप है उसकी, तो इसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं है। ये क्या करता है, ऐसे ऐसे इसकी मूवमेंट चलती रहती है इसकी। जैसे एक प्लास्टिक के बैग में आप पानी भरते हो और उसको बैग को आप प्लास्टिक के बैग को आप हिलाते रहो इस तरीके से, तो वो जैसे जैसे वो हिलता रहेगा कुछ इस तरीके से ये भी क्या है, इस तरीके से मूवमेंट इसकी चलती रहती है। तो ये क्या है, चलता रहता है इस तरीके से, क्या करता है, चलता रहता है। तो इसमें क्या अगर चलने के लिए क्या हो रहता है इसमें, जैसे अगर इसको इस डायरेक्शन में जाना है तो क्या करेंगे, इसे स्यूडोपोडिया इस तरीके से आउट ग्रोथ मीन्स, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी इस तरीके से आगे बढ़ जाती है और प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर ऐसे, ये सारा सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है इसका। तो ये अंदर की तरफ इस तरीके से आता है, तो इनको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, और पोडिया मीन्स क्या होता है, फीट। तो ये क्या हो गया, फॉल्स फीट होता है। इसको मीनिंग को याद रखना, 1-2 बार एमसीक्यू में आ रखा है कि स्यूडोपोडिया का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो फॉल्स फिट, तो फॉल्स फिट, क्योंकि देखिए इनमें जो है मूवमेंट के लिए सब में देखेंगे कि इन चारों में मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है इनमें कोई, तो इसमें क्या है कि इसमें ना तो फ्लैजला है ना सीलिया है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है वो इनके जो आउट ग्रोथ है, जो प्रोटोप्लाज्मिक आउट ग्रोथ है, प्रोटोप्लाज्मिक आउट ग्रोथ उनकी वजह से हो रही है। जिस डायरेक्शन मूवमेंट करना है उधर, अगर इधर मूवमेंट, इधर की साइड मूवमेंट करना है तो इधर की साइड में क्या बन जाएगी, स्यूडोपोडिया बन जाएगी। तो मूवमेंट भी इसी के थ्रू करते हैं, और फूड को कैप्चर करने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए भी क्या होता है, स्यूडोपोडिया का यूज होता है। तो स्यूडोपोडिया क्या है, टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, प्रोटोप्लाज्म की टेम्परेरी आउटग्रोथ, बाहर को निकले हुए जो उभार होते हैं। ठीक है, मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स। देखो एनसीईआरटी की लाइन है सीधा, जो मैरीन फॉर्म्स है यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले जो अमीबॉइड प्रोटोजोन है, उनके जो सरफेस होता है, उनकी जो बॉडी है, भाई बॉडी क्या है उनकी, सिंगल सेल ही उनकी बॉडी है, तो उसके ऊपर क्या मिलता है, सिलिका का बना हुआ शेल मिलता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल देखते हैं। तो अमीबा नाम सुना ही होगा, अमीबा नॉर्मल, और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका।
तो इसमें जो ये डायग्राम बना है जैसे अमीबा का है, तो अमीबा में क्या होता है कि मल्टीपल सीडोपोडिया बन जाती हैं। और सीडोपोडिया की बात करते हैं एंट अमीबा में, तो याद रखिएगा एंट अमीबा में अगर मूवमेंट होना है तो सिर्फ एक ही सीडोपोडिया एक टाइम पर बनती है एंट अमीबा के अंदर। ठीक है, तो एंट अमीबा जो है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या है, एक तरह का पैरासाइट है। क्या है ये पैरासाइट। और पैरासाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिजीज करते हैं, डिजीज कर रहे हैं। तो ह्यूमन का पैरासाइट है जो कि ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में मिल जाता है। ठीक है, जो कि एक डिजीज कॉज करता है। डिजीज का नाम है अमीबिक डाइसेंट्री, अमीबिक डाइसेंट्री या फिर अमीबिएसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, अमीबिएसिस भी कह सकते हैं, जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। इसके जो सिम्टम्स आते हैं कि जब इन्फेक्शन हो जाता है इसका, कंटामिनेटेड फूड वाटर से हो सकता है जिसमें ये पाया जाता है। तो कंटामिनेटेड फूड वाटर से जब अंदर आ जाता है बॉडी में तो इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो डाइसेंट्री के जो सिम्टम हैं वो एब्डोमिनल पेन होना, ठीक है, शुरुआती तौर पे जो है फीवर, हेडेक, और जब ज़्यादा ही सीरियस केस हो जाता है तब जो है जो ह्यूमन स्टूल, जो एक्सक्रीटा है, तो एक्सक्रीटा के साथ में ब्लड भी आ सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं अमीबिक डाइसेंट्री के। ठीक है, तो ये था पहला नंबर का अमीबॉइड प्रोटोजोन। दूसरे की बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो फ्लैजिलेटेड, देखिए यहाँ पर मूवमेंट सीडोपोडिया से हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर फ्लैजिलेटेड, नाम में ही आ गया फ्लैजिलेटेड, यानी कि यहाँ पर फ्लैजिला पाए जाएंगे। और जो ये काम अपनी मूवमेंट और फूड को कैप्चर करने का सीडोपोडिया से कर रहे थे, ये किससे करेंगे, ये करेंगे अपने फ्लैजिला से। तो कैसे हैं, फ्री लिविंग एक्वेटिक या पैरासाइट, यानी कि क्या है कि पैरासाइट, यानी कि ये भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, ह्यूमंस में डिजीज फैला सकते हैं, कर सकते हैं। फ्री लिविंग है, पानी में इधर उधर मिल जाते हैं। एक्वेटिक है तो फ्रेश वाटर, कुछ मैरीन, इस तरीके से। दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चर ऑफ फूड, सिंपल, ये बताया अभी। सम आर ह्यूमन पैरासाइट, कुछ कैसे हैं ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करते हैं पैरासाइट है, जैसे ट्रिपनेसोमा। तो ट्रिपनेसोमा क्या करता है, कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस करता है। ये जो बीमारी है अफ्रीकन कंटिनेंट में ज़्यादा देखी जाती है। और सीसी फ्लाई, जो सीसी फ्लाई है ये इसकी वेक्टर है, ये इसको फैलाने का काम करता है। जब इसका इन्फेक्शन हो जाता है, इसका ट्रिपनोसोमा का, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, जिसको ट्रिपनेसोमियासिस भी कहते हैं। तो उस टाइम पर जैसे कपकपी आना, ठीक है, चिलनेस और बहुत तेज बुखार आना, ठीक है, फीवर आना, उल्टी आना यानी कि वॉमिट। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जब ये अटैक कर देता है ये पैरासाइट जो है ट्रिपनोसोमा, स्लीपीनेस मीन्स नींद आने लगती है धीरे धीरे, और अगर ट्रीटमेंट ना हो तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, जब सीएनएस पे अटैक करता है ये, तो तब नींद आने लगती, धीरे धीरे नींद जैसा पेशेंट फील करता है, इलाज ना हो तो मर भी सकता है। उसके बाद में देखते हैं जैसे लेशमेनिया भी इसके अंदर आता है, लेशमेनिया डेनोवेनाई, जिससे काला आज़ार होती है, जो बीमारी है काला आज़ार, जिसको दम फीवर भी बोलते हैं। और जो सैंड फ्लाई, जैसे ये सीसी फ्लाई से, तो ये सैंड फ्लाई से फैलता है। ठीक है, आप जो है यहाँ पर कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये बीमारियाँ आपको जरूर याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लेशमेनिया किसके अंदर आ रहा है, ये भी फ्लैजिलेटेड के अंदर आ रहा है, इन्हें फ्लैजिला है। लास्ट ऐसे गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, इससे भी क्या होती है, गियार्डियसिस होती है, जो कि गियार्डियसिस जो बीमारी है ये कॉज करता है। इसे जो है इंटेस्टाइन का, भाई इंटेस्टाइन में मिलता है ये भी ह्यूमन की, और इंटेस्टाइन का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। और इसके सिम्टम्स ही वही हो सकते हैं, फीवर जो है, हेडेक और एब्डोमिनल पेन वगैरह। ठीक है, तो ये तो हुए आपके, देखो मेन आपको ये एग्जाम्पल और इनकी डिजीज़ को आपको याद रखने हैं। दो हुए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स तक, अब बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन की। तो थर्ड है सीलिएटेड और फोर्थ है स्पोरोजोन। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन कैसे हैं, एक्वेटिक, पानी में ही मिलेंगे। ठीक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स एक्टिवली मूवमेंट करते रहते हैं, और मूवमेंट किस वजह से होती है इनकी, सीलिया की वजह से।
अब सीलिया जो है स्ट्रक्चर वो फ्लैजिला से छोटा होता है। देखिए अगर इसका जैसे एग्जाम्पल लिखा पैरामीशियम, तो एक सीलिएटेड प्रोटोजोन है, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसकी बॉडी पे क्या मिलते हैं, पूरी बॉडी पे हजारों सैकड़ों हजारों क्या मिलती हैं, सीलिया मिलती हैं। इन सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का मतलब होता है कि एक ही तरफ, जैसे एक घास का मैदान आपने देखा है बड़ा सा, उसमें एक तरफ से हवा चलती है तो सभी के सब क्या घास एक ही साइड को क्या होती है जैसे मूवमेंट करती है। तो इसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, एक अगर इधर को हिल रही है तो बाकी भी इसी तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाती हैं सभी सीलिया। ऐसे इधर को है तो वो भी इधर को है, ऐसे तो इस तरीके से मूवमेंट दिखाती है। तो सीलिया की वजह से भाई उसमें जैसे मैंने अमीबॉइड में पढ़ा था तो फूड कैप्चर और मूवमेंट सीडोपोडिया की वजह से हो रहा था। हमने पढ़ा था सेकंड फ्लैजिलेटेड, तो फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला की वजह से फूड कैप्चर और मूवमेंट हो रही थी, और यहाँ पर सीलिया की वजह से क्या कर रहा है, लोकोमोशन और कैप्चर जो है फूड का उसकी वजह से हो रहा है। अब एक वर्ड लिखा है गुलेट। गुलेट क्या होता है कि जो एंटीरियर साइड पर आप देखते हैं, तो एंटीरियर साइड पर क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर एक जैसे हम बोलते हैं कि जैसे एक हमारे अंदर माउथ है, जैसे इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर एक ये घुमावदार पोर्शन में है एक तरह से, मतलब कि यहाँ पर एक खोखला पोर्शन होता है इस तरीके से, तो यहाँ से एक तरह से फूड वगैरह ये कैप्चर करता है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से ये यहाँ से एक तरह से ट्विस्ट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या दिखता है, इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें भी छोटी छोटी सीलिया इसमें भी पाई जाती है। तो यहाँ से क्या होता है कि फूड वगैरह ये क्या करता है, एंटर होता है यहाँ से, सीलिया से ऐसे पकड़ा और इस तरीके से एंटर होता है यहाँ से, जिसके नीचे यहीं पर ही क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल। जैसे फूड आ गया यहाँ पे तो फूड से यहाँ आते आते क्या हो जाता है, फूड वैक्यूल बन जाता है, जिससे क्या होता है ये फूड वैक्यूल अब यहाँ से जैसे फूड अंदर आ जाता है तो वैक्यूल जो है फूड का इस तरीके से चारों तरफ घूमता है और पूरा डाइजेशन इसके अंदर होता है। एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक बड़ा मैक्रोन्यूक्लियस और एक छोटा माइक्रोन्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसके अंदर। तो एग्जाम्पल इसका है ही क्या है, पैरामीशियम। उसके बाद में देखते हैं स्पोरोजोन्स। तो एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट मतलब जो कि बॉडी के अंदर पाया जाता है। बाहर अगर सरफेस पर हो तो एक्टोपैरासाइट कहलाता है, अंदर है तो एंडोपैरासाइट। पैथोजेनिक, बीमारी, डिजीज कॉज करेगा। डू नॉट पॉजेस ऑर्गेनलीज फॉर लोकोमोशन। देखिए जैसे अब तक 3 में हमने पढ़ा, सीडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया के थ्रू क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, लोकोमोशन हो रहा था। इनमें लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गेनली नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली क्या एंडोपैरासाइटल बॉडी के अंदर मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होता है यानी कि सेल जो होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे ये है एक न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस क्या करता है, बहुत से पार्ट में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, और जो साइटोप्लाज्म है हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है और एक ही सेल से क्या हो जाती है, बहुत सारी सेल बन जाती है। ये सेल ब्रस्ट होके सारा ये पूरा जो छोटे छोटे प्लाज्मोडियम है वो बाहर आते हैं, ठीक है। और अलग अलग जो है दूसरी जो आरबीसी उनको क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, इसमें प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, वो मलेरिया का पैरासाइट है जो मलेरिया करता है। ये मलेरियल पैरासाइट है। आपने सुना ही होगा 10th क्लास में भी कि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम किसका है, स्पोरोजोन के अंदर आ रहा है क्योंकि ये क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, 2 होस्ट हो सकते हैं, 2 डिफरेंट होस्ट हो सकते हैं। जैसे मलेरिया को ही ले लो तो मलेरिया में एक मच्छर हुआ और एक ह्यूमन हुआ तो 2 होस्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की कि मल्टीपल फिजन से हो रहा है, लेकिन इन तीनों की, इससे 3 वाले जो पहले 3 हैं उनकी बात नहीं की। उनकी बात अब करोगे कि वहाँ से अलग से क्वेश्चन बन जाता है। तो एक एक पॉइंट में उन तीनों की बात करते हैं कि उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स थे, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स थे उनके अंदर, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या था, अमीबा, ठीक है, अमीबा। तो इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे बाइनरी फिजन की बात करेंगे यहाँ पे तीनों में, तो बाइनरी फिजन जो होता है
इन तीनों की, भाई लास्ट वाला स्पोरोजोन को छोड़ के बाकी तीन में जो बाइनरी फिजन है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बाइनरी फिजन जो अमीबा के अंदर यानी अमीबॉइड प्रोटोजोन में होता है वो सिंपल बाइनरी फिजन होता है, सिंपल बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, सिंपल बाइनरी फिजन होता है जिसमें जैसे अमीबा है तो इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस है, तो पहले क्या करता है, न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस जो है पहले दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद में क्या होती है, उसके बाद में जो अमीबा जो होता है उस तरीके से उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और दो अमीबा इस तरीके से बन जाती है। ये प्रोसेस कहीं से भी हो सकती है, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न जो है वो इधर से हो जाए, इधर से इधर, कहीं से भी हो सकता है, सिंपल बाइनरी फिजन कहलाता है। दूसरे जो थे वो फ्लैजिलेटेड, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स थे उनके अंदर जो बाइनरी फिजन होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन, वो होता है इनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। अब ये बाइनरी फिजन आपका एक तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो कि ट्रिप्नोसोमा था, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा पड़ा था, लैशमीनिया पड़ा था, ठीक है, और साथ में इसके अलावा भी पूछ सकते हैं, तो इसके अलावा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। इनके अलावा जो यूग्लेनॉइड्स थे, जो यूग्लिना होता है, यूग्लेनॉइड्स जो इससे पहले यानी कि जो प्रोटोजोन से पहले जो हमने पढ़े थे, स्लाइम मोल्ड से पहले जो पढ़े थे यूग्लेनॉइड्स, तो यूग्लिना में भी क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। जैसे भाई यूग्लिना बनाया था इस तरीके से, तो आगे क्या होता है इस तरीके, ये ऐसे यूग्लिना था, तो उसमें क्या रहता है, तो यहाँ से लेंथ वाइज क्या होता है, डिवाइड कर जाता है, तो लेंथ वाइज डिवाइड कर जाता है, तो ये क्या हो गया, तो दो बन जाते हैं यहाँ से, तो ऊपर से नीचे लेंथ वाइज होता है, तो क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। और तीसरा जो था भाई, पहला अमीबॉइड था, दूसरा फ्लैजिलेटेड, और तीसरा कौन सा था, तीसरा था सीलिएटेड। जो सीलिएटेड प्रोटोजोन है उनके अंदर जो बाइनरी फिजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कैसे है, देखिए ये जैसे हमने बनाया था, ये क्या सीलिएटेड में पैरामीशियम, ठीक है, ये गुलेट था, तो ये क्या करता है, ये इस तरीके से डिवाइड करता है, यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो ऐसे, यहाँ पर जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड करके वो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ये डिवाइड ऐसे कर जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक है, छोटे वाला न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एक इधर आ गया, एक इधर, और इस तरीके से डिवाइड कर जाता। तो ये कैसे हुआ, ये ट्रांसवर्स हुआ, ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ। तो याद रखिएगा, सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में, लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में, और सीलिएटेड जो है वो में जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। और जो लास्ट कैटेगरी स्पोरोजोन्स थे उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर मल्टीपल फिजन होता है। तो ये खत्म होता है यहाँ पर आपके प्रोटोजोन्स और पूरा किंगडम प्रोटिस्टा। तो जैसा कि यहाँ पर पूरा किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप पूरे किंगडम प्रोटिस्टा का एक ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं।